हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो नई यूनिट ऐड की गई है, यूनिट 6। उसके अंदर हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। ये हमारे यहाँ पे क्या है, मेजर टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़नी है, टेक्निक्स पढ़नी है जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र को पढ़ेंगे, इसी के अंदर ये टेक्निक्स आती हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसी पीपीटी के अंदर हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र को भी कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे बैक्टीरियोफाज एंड जेनेटिक एक्सचेंज को। तो यहाँ पे इस पीपीटी से आपके 3 टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे यूनिट 6 के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट यानी कि RDNA टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप है उसको हम एल्टर कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी टू एल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है, उनके जेनेटिक मेकअप को हम क्या कर देते हैं, एल्टर कर देते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ट्रेडिशनली ह्यूमन हैव मैनिपुलेटेड जीनोम्स इनडायरेक्टली बाय कंट्रोलिंग ब्रीडिंग एंड सेलेक्टिंग ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड ट्रेट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लें तो एक ना शिप है डोली नाम की, ठीक है। अब वो शिप क्या की गई है, वो RDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या की गई है, प्रोड्यूस्ड की गई है। उसके अंदर क्या किया गया था, जैसे एक दूसरी ब्रीड से जीन लेके उस डोली शिप के अंदर क्या कर दिए थे, ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो उससे वो क्या हो गई, वो रिकम्बिनेंट बन गई। वो क्या हो गई, एक तो उसके अंदर जो मिल्क की जो कैपेसिटी थी वो उसकी ज़्यादा हो गई, प्रोटीनियशियस नेचर हो गया मिल्क का। उसके बाद क्या हो गया, जो डोली के जो मतलब फीचर्स थे वो क्या हो गए, वेल डेवलप्ड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो जीनोम्स वगैरह हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेटेड कर सकते हैं इनडायरेक्टली बाय कंट्रोलिंग ब्रीडिंग एंड सेलेक्टिंग ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड ट्रेट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ वन और मोर जीन्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो जीन्स हैं उनका डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफन ए जीन फ्रॉम अनदर स्पीसीज इज एडेड टू एन ऑर्गेनिज्म जीनोम्स टू गिव इट ए डिजायर्ड फिनोटाइप। यही सेम जो मैंने आपको डोली का केस बताया, यहाँ पे क्या बताया कि एक स्पीसीज से हम जीन लेके दूसरी स्पीसीज के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर ऐड कर देते हैं। उससे हम क्या कर लेते हैं, जो अपना डिज़ायर्ड फिनोटाइप हमें चाहिए वो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे डेफिनेशन। तो जो रिकम्बिनेंट DNA है वो क्या है, फॉर्म है किसकी, आर्टिफिशियल DNA की, that created by combining 2 or more sequences that would normally occur together through the process of gene splicing। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये किसकी फॉर्म है, आर्टिफिशियल DNA की फॉर्म है, जिसको हम क्रिएट करते हैं बाय द कंबाइनिंग 2 or more sequencing, यानी कि एक से ज़्यादा सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंबाइन करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। that would नॉर्मली अकर टुगेदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ जीन स्प्लाइसिंग। ये किसकी कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, जीन स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के थ्रू होता है। उसके बाद है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी विच अलो DNA टू बी प्रोड्यूस्ड वाया आर्टिफिशियल मीन्स। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, DNA को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द आर्टिफिशियली, ठीक है। तो जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है उसको हम किसके लिए प्रेफर करते हैं, यानी कि हम आर्टिफिशियली DNA को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। द प्रोसीजर हैज़ बीन यूज टू चेंज DNA इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मे हैव इवन मोर प्रैक्टिकल यूजेस इन द फ्यूचर। ये जो प्रोसीजर है वो क्या कर देता है, ये इसको हम यूज करते हैं टू चेंज DNA इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं फ्यूचर के अंदर उनके लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखें इंट्रोडक्शन। तो RDNA टेक्नोलॉजी को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था,
आरडीएनए टेक्नोलॉजी को 1960 के अंदर क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। However, the techniques were employed mostly in the academic investigation related to the basic mechanism of cell function. जो टेक्निक्स हैं उनको क्या किया गया था, यहाँ पे यूज़ किया गया था एकेडमिक इन्वेस्टिगेशंस के, जो कि रिलेटेड थी बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सेल फंक्शंस के। द एडवेंट ऑफ क्लासिकल आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिक्स और ह्यूमन डिराइव्ड प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। अब यहाँ पे जो क्लासिकल आरडीएनए टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं थेराप्यूटिक्स का, या फिर जो ह्यूमन डिराइव्ड प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स होते हैं। तो देखो आरडीएनए टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके क्या करते हैं, हम जो इंसुलिन है उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, ये सिर्फ आरडीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो थेराप्यूटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, या फिर जो प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, उनको हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें बोला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आइडिया है रिकम्बिनेंट डीएनए का, वो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, वो किया था पीटर लोबेन ने। ये क्या है, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, प्रोफेसर डेल केसियर इन द बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड। तो सबसे पहले आइडिया किसने दिया था, ये दिया था पीटर लोबेन ने, ये याद रखना। उसके बाद जो स्टेनली एंड कोहेन हैं, उन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर हिज वर्क ऑन डिस्कवरीज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। उसके बाद हर्बर्ट बोयर आए थे 1936 में। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए यूजिंग बैक्टीरियल डीएनए एंड प्लाज्मिड। तो ये आप इनके नाम याद रखना। सबसे पहले पीटर लोबेन ने क्या दिया था, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या दिया था, आइडिया दिया था। उसके बाद स्टेनली एंड कोहेन ने नोबेल प्राइज रिसीव किया था इन द मेडिसिन। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया था, जो हर्बर्ट वोयर थे, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था, किसको यूज़ करके, बैक्टीरियल डीएनए एंड प्लाज्मिड को यूज़ करके। अब हम देखें यहाँ पे एंजाइम्स कौन से यूज़ होते हैं जीन क्लोनिंग के अंदर। सबसे पहला आता है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो इसके बाद 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जो कि सिंथेसाइज करता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और cDNA। अब यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो 5 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इनमें जो थर्ड वाला होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, उसको हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब उसको सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिविटी वैल्यू है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो 1 सेकेंड के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड को कॉपी कर सकता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को कॉपी कर सकता है। और उसके बाद जो एक्टिविटीज़ हैं वो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, 3' to 5' पॉलीमरेज एक्टिविटीज़। ये क्या होती है, इनके पास सारी एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसको मेजरली यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है हमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तो यहाँ पे इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो इसके पास होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या सिंथेसाइज करता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और cDNA। उसके बाद आता है क्लीनअप पॉलीमरेज। अब क्लीनअप फ्रेगमेंट्स कैसे होते हैं, ये लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज के। इसके अंदर क्या होता है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। दिस इज ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर सिंथेसाइजिंग cDNA। ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है cDNA को। अब आता है T4 डीएनए पॉलीमरेज। जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या है, ये पॉलीमरेज है जिसके पास 5' से 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी लाइक क्लीनअप पॉलीमरेज प्रेजेंट होती है। जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है हैज़ ए मार्क्ड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इट इज़ यूज्ड फॉर डाइजेस्टिंग द 3' ओवरहैंग फॉर्म्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3' ओवरहैंग बनाता है उनको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ये याद रखना। उसके बाद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता क्या है, जब हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। और ये प्रोसेस कैसी है, रिवर्स प्रोसेस है। तो इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इसको हम करते हैं एवियन माइलोब्लास्टोसी
ब्लास्टोसिस वायरस से हम इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ये कैटालाइज करता है सिंथेसिस ऑफ cDNA। तो इनके फंक्शंस को आप याद रखना, और ये याद रखना कि इसको कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, एवियन माइलो ब्लास्टोसिस वायरस से हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। उसके बाद आता है एल्कलाइन फोस्फेटेज। तो देखो, एक तो होता है फोस्फोराइलेशन और एक होता है फोस्फेटेज। इन दो टर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस है? फोस्फोराइलेशन में क्या होता है, जब हम फोस्फेट को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोस्फोराइलेशन। और फोस्फेटेज क्या है, जब हम फोस्फेट को रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोस्फेटेज। तो ये याद रखना। ये जो है ये क्या है, एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम्स हैं। इसको हम क्या करते हैं, जब हम इसको बैक्टीरिया यानी कि इकोलाई से जब हम इसको आइसोलेट करते हैं तब हम इसको बोलते हैं बैक्टीरियल एल्कलाइन फोस्फेटेज। और जब हम इसको काफ के इंटेस्टाइन से आइसोलेट करते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, काफ इंटेस्टाइन फोस्फेटेज बोलेंगे। ये याद रखना। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेट करता है, रिमूव करता है 5 प्राइम टर्मिनल फोस्फेट को फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू जनरेट 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये याद रखना। ये क्या करता है, ये जो एंजाइम है ये डीफॉस्फोराइलेट्स करता है, रिमूव करता है 5 प्राइम टर्मिनल फोस्फेट को फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू जनरेट फ्री 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। The dephosphorylation prevents recirculation of vector so that they remain linearized। तो यहाँ पे ये याद रखना एल्कलाइन फोस्फेटेज के लिए। डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो दो फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। अब जो डीएनए लाइगेज है वो क्या होता है, क्वाइट अपोजिट होता है इसका एक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। इसको हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, जो डिफरेंट पीसीज हैं डीएनए के उनको क्या करता है, ज्वाइन करता है। इसका सोर्स ऑफ एंजाइम क्या है, वो है T1 वायरस और इकोलाई। इसका क्या है सोर्स ऑफ एंजाइम, T1 वायरस और इकोलाई। अब यहाँ पे इसका मेन फंक्शन यही है, ये क्या करता है, ये जो दो फ्रेगमेंट्स उनको जोड़ के रखता है, लाइगेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। फिर हमारे यहाँ पे आता है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ये क्या है, अपोजिट एक्टिविटी होती है इसकी, इट पोजेसेस opposite activity to that of alkaline phosphatase. This enzyme catalyze the addition of a phosphate group at free 5 prime hydroxyl group of nucleic acid. ये जो एंजाइम है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, ये क्या करता है, फोस्फेट ग्रुप की एडिशन करता है एट फ्री 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये याद रखना। फिर है यहाँ पे टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है एडिशन ऑफ ए चेन ऑफ 40 और मोर कॉमनली 20 न्यूक्लियोटाइड्स रेफर टू एज टेल ऑन द 3 प्राइम एंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी कि ये क्या करता है, एडिशन कराता है न्यूक्लिक एसिड्स की, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी क्या करवाएगा, एडिशन करवाएगा। इट इज़ यूज टू ऐड टेल इन cDNA। अब यहाँ पे ये जो टेल है इसको हम कहाँ पे ऐड करते हैं, cDNA पे करते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना इसका फंक्शन। फिर है DNase 1। ये क्या करता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको क्लीव करता है। इसको हम यूज़ करते हैं प्योर आरएनए को ऑब्टेन करने के लिए। आरएनएज H का काम क्या है, ये डाइजेस्ट करता है आरएनए को। इसको हम यूज़ करते हैं प्योर डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए। डीएनएज 1 को हम प्योर आरएनए को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं और आरएनएज H को हम प्योर डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए याद रखना, ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर मिथाइलेसिस एंजाइम क्या होता है, मिथाइलेज क्या करता है, जो रिकॉग्निशन साइट है उसके ऊपर क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलेसिस बोलते हैं। S1 न्यूक्लियस ये क्या करता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंडोन्यूक्लियस है जो कि क्लीव करता है डीएनए को टू रिमूव 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 प्राइम एंड। तो ये यहाँ पे क्या है, एंजाइम्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन जीन क्लोनिंग प्रोसेस, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि जीन क्लोनिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं डिज़ायर्ड जीन का। फिर हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं वेक्टर के अंदर टू कंस्ट्रक्ट आरडीएनए। आरडीएनए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर के अंदर हम डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन करते हैं आरडीएनए का होस्ट सेल के अंदर।
फिर क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का। फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लोनिंग दैट रेप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए टू प्रोड्यूस्ड मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। यानी कि जब हम इसका क्या कर देंगे, आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन कर लेंगे ट्रांसफॉर्म सेल का, उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा या फिर क्लोनिंग, जिससे क्या होगी, जो आरडीएनए है वो अपनी क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन टू ऑब्टेन द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। एक्सप्रेशन होंगे फॉरेन जीन्स के, जिससे हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट्स को। ये क्या है, स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं जीन क्लोनिंग प्रोसेस के अंदर। अब हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सिंपल मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिए, ये दो कोई वेक्टर ले लिए। अब हमने इनके अंदर क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डाल दिया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इनकी स्पेसिफिक साइट्स पे कट लगाएगा। जब ये कट लगा देगा तो उसके बाद क्या आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा। डीएनए लाइगेज आएगा, इन दोनों को जोड़ देगा। तो जब ये जोड़ देगा तो ये क्या बनेगा, आरडीएनए बनेगा। ठीक है, अब इस आरडीएनए को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस आरडीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे होस्ट सेल के अंदर ये क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे और आइसोलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज को बना लेगा। जब ये मल्टीपल कॉपीज को बना लेगा तो ये क्या करेंगी, अपने एक्सप्रेशंस को शो करेंगी। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है। अब यहाँ पे इसके थ्रू आप समझो, ये हमारी डोनर सेल है, ये हमारी बैक्टीरियल सेल है। तो यहाँ पे हमने डोनर सेल से क्या ले लिया, फॉरेन डीएनए ले लिया, और यहाँ बैक्टीरियल सेल से हमने प्लाज्मिड ले लिया। अब हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, कोई भी ले लो आप, इको आर1 ले लो। इको आर1 को हमने यहाँ पे ले लिया। ये जो इको आर1 है ये क्या करेगा, इसको स्पेसिफिक साइट से कट कर देगा। जब इसको कट करेगा तो यहाँ पे कट करने के बाद हमें क्या मिला, हम इनको क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे। लाइगेट किससे करवाएंगे, लाइगेज एंजाइम से करवाएंगे। इसने क्या किया, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना है इसको हमने क्या कर दिया, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस्ड कर दिया। ठीक है, अब ये जो होस्ट बैक्टीरिया है इसने इसी सेल के अंदर क्या कर लिया, अपने क्लोन्स बना लिए, यानी कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बन गई। अब ये जो क्लोन्स हैं इनको हमने क्या कर लिया, इंजीनियर्ड कर लिया मीडियम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट मिल गया। अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसको जब हम मार्केट के अंदर लेके आएंगे उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट्स का। उसी के बाद क्या होता है, उसी के बाद हम उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये है हमारे यहाँ पे प्रोसेस। फिर आता है स्टेप 1, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर क्या क्या है, जीनोमिक डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, केमिकल सिंथेसिस और मैकेनिकल शेयरिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जीनोमिक डीएनए है उसको ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए एक्सट्रैक्शन है उसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम इन सबको यूज़ करते हैं। तो एसडीएस क्या है, एक डिटर्जेंट है जो कि क्या करता है, ब्रेक करता है सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलीज को। तो याद रखना एसडीएस का फंक्शन क्या है, ब्रेक करता है सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलीज को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, या अगर हम NaCl सोल्ट को यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, लाइसिस करता है सेल की, और जो स्टैंड्स हैं उनको एक साथ क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। याद रखना फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले एसडीएस को यूज़ किया है। एसडीएस क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेली है उनको ब्रेक कर देगा। अगर हम सोल्ट को यूज़ करेंगे तो सोल्ट क्या कर देगा, जो मॉइस्चर वगैरह है उसको रिमूव कर देगा सेल से। उससे जो सेल है वो क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो डीएनए स्टैंड्स हैं उनको बाइंड अप कर देगा। उसके बाद अगर हम प्रोटीनेज के को यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को बाउंड टू डीएनए। इथेनॉल को करते हैं, ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट करता है और वॉश कर देता है डीएनए को। वाटर रिसस्पेंड एंड स्टोर डीएनए। उसके बाद स्टोरेज डीएनए।
कैन बी स्टोर शॉर्ट टर्म एट रूम टेम्परेचर, या तो हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, बट इज बेस्ट स्टोर लॉन्ग टर्म एट 80 डिग्री सेल्सियस और इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर हमें उसको ज़्यादा टाइम तक क्या करना है, स्टोर करके रखना है, तो या तो हम उसको 80 डिग्री सेल्सियस -80 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करें, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर हम क्या करें, उसको स्टोर करें। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है डीएनए एक्सट्रैक्शन को हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम एसजीएस को यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलीज को ब्रेक कर देता है। एनएसीएल को यूज़ करते हैं तो ये लाइसिस करवा देता है सेल की। प्रोटीनेज के क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। उसके बाद इथेनॉल प्रेसिपिटेट और वॉश कर देता है डीएनए को। वाटर टू रिसस्पेंड एंड स्टोर डीएनए। स्टोरेज के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है तो रूम टेम्परेचर के कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो -80 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन पे करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। जो एवरेज साइज है डीएनए फ्रेगमेंट्स का वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, लेस इंपॉर्टेंट होता है फॉर एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग शॉर्ट रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, कट डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब जो डीएनए है उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो कौन कौन से हो गए, जैसे कि EcoR1 हो गया, हिंडी 3 हो गया, हिंडी 2 हो गया, ये सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। तो ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा डीएनए को स्पेसिफिक साइट से और उसके अंदर क्या करेगा, कट लगाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, क्लीव करता है डीएनए को बाय हाइड्रोलाइजिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम है, डीएनए को कट करेगा एट ए स्पेसिफिक साइट। ठीक है, फिर उसके बाद कट अक्कर बिटवीन 3' कार्बन ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड द फॉस्फो ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे कट किसके बीच में आएगा, जो 3' कार्बन है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का वहाँ पे आएगा, और यहाँ पे फॉस्फो of the next nucleotide. Restriction fragment and have 5' phosphates and 3' hydroxyl. जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स एंड बनेंगी उसके पास क्या होगा, 5' फॉस्फेट्स होंगे और 3' हाइड्रोक्सिल्स होंगे। फिर है टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो टूल्स कौन से हैं, सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये जो एंजाइम है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था हैमिल्टन स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के अंदर। ये जो एंजाइम है इसको हम मोलिकुलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं डीएनए को कट करने के लिए विद इन रिकॉग्निशन साइट्स। अब हम देखते हैं एंजाइम्स कौन से यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो न्यूक्लियस कौन से हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और राइबोन्यूक्लियस H। फिर हैं डीएनए मॉडिफायर्स। ये कौन से हैं, डीएनए मॉडिफायर्स हैं डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज और मिथाइल ट्रांसफेरेज। डीएनए लाइगेजेस के अंदर एक आएगा डीएनए लाइगेज। तो ये सब एंजाइम मैं आपको करवा चुकी हूँ, इनके फंक्शंस आप याद रखना। फिर यहाँ पे एक हमें डायग्राम दिए गए हैं, इसके अंदर हमें क्या बताया गया है, जैसे ये हमारी एक रेस्ट्रिक्शन साइट है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाला, जैसे कि EcoR1 को डाल दिया। तो जो EcoR1 है उसने स्पेसिफिक साइट से कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुए, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए। अब ये जो स्टिकी एंड्स हैं इनको हमने लाइगेट करने के लिए किसको यूज़ किया, लाइगेज एंजाइम को यूज़ किया, और इनको हमने क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। तो ये हमें इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, दोबारा से साइट्स ले ली हमने ये वाली, ठीक है, या तो ये साइट ले लो या फिर कोई और साइट ले लो। उसके अंदर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 को डाला और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 को डाला। अब उसने यहाँ पे क्या किया, कट लगाया। कट लगाने के बाद यहाँ पे ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस्ड हुए। अब इन ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम किसको यूज़ करेंगे, लाइगेट करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, लाइगेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। तो ये जो ब्लंट एंड है ये भी क्या हो गए, लाइगेट हो गए। बस यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। फिर है क्रिएटिंग ऑफ cDNA लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट ओलिगो DT प्राइमर है उसको हम क्या करते हैं, एनिल करते हैं पॉली ए टेल पे। ये हमारी यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू आपको मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे एनिल करते हैं हम शॉर्ट ओलिगो DT प्राइमर टू द पॉली ए टेल।
प्राइमर इज एक्सटेंडेड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्रिएटिंग ए mRNA DNA हाइब्रिड। तो जो प्राइमर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, mRNA DNA हाइब्रिड की फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जो mRNA है उसको डिग्रेड करेंगे हम RNase H एंजाइम से। उसके बाद बट लिविंग स्मॉल RNA फ्रेगमेंट्स इंटैक्ट टू बी यूज्ड एज प्राइमर। जो DNA पॉलीमरेज 1 है वो सिंथेसाइज करेगा नए DNA को 5 प्राइम टू 3 प्राइम और रिमूव करेगा RNA प्राइमर को। DNA लाइगेज क्या करेगा, DNA फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट करेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड cDNA कॉपी ऑफ द mRNA। तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो हमने यही पढ़ा है, ये क्या है, पॉली ए टेल इस स्टैंड के ऊपर क्या हो गई, अटैच हो गई आके 3 प्राइम एंड पे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज DNTPs यानी कि प्राइमर की यहाँ पे क्या हुई, एडिशन होगी। अब ये जो प्राइमर है ये क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। उसके बाद RNase H यहाँ पे आया। जब RNase H आया तो RNase H क्या कर रहा था, DNA के लिए प्योर फॉर्म को यहाँ पे क्या करेगा, प्रोड्यूस्ड करेगा। ठीक है, ये प्योर फॉर्म को प्रोड्यूस्ड करेगा। उसके बाद कुछ एक जो RNA के मॉलिक्यूल थे वो यहाँ पे बचे हुए थे। DNA पॉलीमरेज आएगा, जो प्राइमर है उसको रिमूव करेगा और DNA पॉलीमरेज एक्सटेंड होके क्या करेगा, नए स्टैंड को सिंथेसाइज करेगा जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक रहेगी। उसके बाद जो पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा स्टैंड को, उसको लाइगेट कौन करेगा, उसको लाइगेट करेगा DNA लाइगेज। जब DNA लाइगेज इसको क्या कर देगा, लाइगेट कर देगा, तो ये किसको प्रोड्यूस करेगा, डबल स्टैंडर्ड cDNA को प्रोड्यूस करेगा। ये हमें इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है। फिर हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप है इंसर्शन इनटू वेक्टर। तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, डिलीवर करता है जीन्स को सेल के अंदर। इसकी यूजफुल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्मॉल इनफ टू मैनिपुलेट इन ए लैब, सर्वाइव इनसाइड सेल यानी कि इनसाइड द सेल ये सर्वाइव कर सकता है। लैब्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर रिकॉग्नाइजेबल जेनेटिक मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को इंश्योर करता है। इंक्लूड वायरल जीनोम्स, ट्रांसपोजोन्स एंड प्लाज्मिड्स, इनको क्या करता है, ये इंक्लूड करता है। अब हमारे यहाँ पे आता है स्टेप थर्ड। ये क्या करता है, स्प्लाइस करता है DNA को इनटू सम काइंड ऑफ क्लोनिंग वेक्टर टू क्रिएट ए रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल। यानी कि क्या कर देगा, जो DNA है उनको क्या करेगा, यानी कि स्प्लाइस कर देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल को। 6 डिफरेंट टाइप्स के क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है फाज ए क्लोनिंग वेक्टर, कोस्मिड क्लोनिंग वेक्टर, शटल वेक्टर, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, फोस्मिड क्लोनिंग वेक्टर, जूफिजिन एंड फाइटोफिजिन है। ये क्या है, यहाँ पे प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर की, तो ये क्या है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है, नेचुरली अकरिंग स्मॉल सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA एलिमेंट्स जो कि कैपेबल होते हैं, रेप्लिकेट करते हैं खुद से, ऑटोनोमसली ये क्या कर लेते हैं, रेप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये क्या है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स हैं। स्मॉल सैटेलाइट क्रोमोसोम्स इनके पास होता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA एलिमेंट्स हैं जो कि कैपेबल हैं ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन के लिए। जो प्लाज्मिड वेक्टर हैं वो इंजीनियर्ड होते हैं फ्रॉम बैक्टीरियल प्लाज्मिड फॉर यूज इन क्लोनिंग। उसके बाद फीचर्स क्या हैं, इसका एग्जाम्पल है इकोलाई प्लाज्मिड वेक्टर, ओरियाई सीक्वेंस जो कि रिक्वायर्ड होती है रेप्लिकेशन के लिए, सिलेक्टेबल ट्रेट्स दैट अनेबल इकोलाई दैट कैरी द प्लाज्मिड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इकोलाई दैट डू नॉट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, grow cell on antibiotics, only those cell with the antibiotic resistance grow in colony। यानी कि ये इनके पास क्या होते हैं, सिलेक्टेबल ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनके पास यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करता है, कट करता है DNA को एट ए स्पेसिफिक साइट से। ठीक है, इनके पास मार्कर जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। Simple markers that allow you to distinguish plasmid that contain insert from those that do not। इसका एग्जाम्पल क्या है, लेक्सजर जीन जो किसके लिए होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए होता है। यहाँ पे याद रखना ओराई सीक्वेंस होती हैं, सिलेक्टेबल ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट है और सिंपल मार्कर जीन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है।
उसके बाद आता है PBR322। इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर को कॉमनली यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। आर्टिफिशियल वेक्टर है, कंस्ट्रक्ट करते हैं प्लाज्मिड इकोलाई से। इसके अंदर 4363 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। 20 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं रिकॉग्निशन साइट्स के लिए। इनके अंदर कैरीज जीन अगेंस्ट 2 एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो PBR322 है, इसके अंदर जो P है उसका मतलब है प्लाज्मिड, B और R का मतलब है वोलिवर और रोड्रिग्यूज। उसके बाद ये जो वोलिवर और रोड्रिग्यूज है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस वेक्टर को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे ये याद रखना। बाकी जो मैंने रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज़ की वीडियो डाल रखी हैं उनके अंदर ये मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखे हैं। अब वहाँ से इनके डायग्राम्स और वो क्लासेस आप ले सकते हो, तो वहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। PBR322 क्या होता है, PUC क्या होता है, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है, ये सब आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें PUC19 की, तो यहाँ पे PUC19 क्या है, ये एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड वेक्टर है जिसके अंदर P का मतलब है प्लाज्मिड, U और C का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, जे मेसिंग और जे वेरा नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसके अंदर 19 इज द यूनिक नंबर गिवन फॉर डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम अदर प्लाज्मिड, यानी कि इसको दूसरे प्लाज्मिड से डिफर करने के लिए इसको क्या दिया गया था, 19 नंबर दिया गया था। इसके बाद क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं और बीटा गैलेक्टोसाइडेज और लैक्टोज आई जीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 2680 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये हमें यहाँ पे बताया गया है प्लाज्मिड PUC19 के पास क्या है, लैक्जेड जीन पार्ट प्रेजेंट होता है और एम्पिसिलिन जो रेजिस्टेंस जीन है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये जो लैक्जेड जीन है ये क्या है, फंक्शनल है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन कट करेंगे पॉलीलिंकर्स पे। तो यहाँ पे जो लैक्जेड जीन्स हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, साइट है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे। ये हमारे यहाँ पे क्या है, DNA फ्रेगमेंट्स हैं। जिस हिसाब से इस साइट के ऊपर कट लगेगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, जो DNA फ्रेगमेंट है उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड कर देंगे। तो जब ये DNA इंसर्शन होगा ये क्या कर देगा, जो लैक्जेड जीन है उसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताया गया है, जिसके थ्रू जो लैक्जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या नहीं कर पाएगा, बना नहीं पाएगा। ये हमें यहाँ पे बताया गया है। फिर हमारा आता है बैक्टीरियोफाज एक क्लोनिंग वेक्टर। तो बैक्टीरियोफाज होता क्या है, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, जैसे इसका होस्ट होता है बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज है एक वायरस। ठीक है, तो जब ये बैक्टीरियोफाज जब इस बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, तो क्या होता है, यहाँ पे हम 2 साइकिल्स पढ़ते हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। ये किसके अंदर पढ़ेंगे हम, ट्रांसडक्शन के अंदर पढ़ेंगे लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बैक्टीरियोफाज है उसको डी हर्ले और टी वोर्ट नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसके पास कैप्सिड प्रेजेंट होती है बैक्टीरियोफाज के पास, जिसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसके पास क्या होती हैं, किंक प्रेजेंट होती है, हेड हो गया, टेल रीजन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर 6 क्या होती हैं, किंक प्रेजेंट होती हैं, जिसके थ्रू ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया का जो सरफेस है उसके ऊपर अडहेरेंस करता है। ठीक है, प्लेट प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो ये क्या है, बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम बात करें बैक्टीरियोफाज एक क्लोनिंग वेक्टर, तो ये क्या है, इंजीनियर्ड वर्जन है बैक्टीरियोफाज लैम्डा का, जो कि इन्फेक्ट करता है इकोलाई का। सेंट्रल रीजन ऑफ द 2 क्रोमोसोम इज कट विद ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डाइजेस्टेड DNA इज इंसर्टेड। DNA क्या होता है, जो फाज का हेड है उसके अंदर क्या होता है, पैक्ड होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये जो हेड है ये क्या है, कैप्सिड है। इसके अंदर जो DNA है, जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, वो क्या होता है, पैक्ड होता है टू फॉर्म वायरस पार्टिकल्स। जो फाज विद बोथ एंड of the A chromosome and a 37 to 52 kb insert replicating by infecting E. coli।
जो फाज है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है यूजिंग इकोलाई एंड द लाइटिक साइकिल. लाइक प्लाज्मिड वेक्टर, लार्ज नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल. फॉज ए क्लोनिंग वेक्टर यूजफुल फॉर लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स देन PUC19 प्लाज्मिड वेक्टर. तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखना, बैक्टीरियोफाज किसको यूज़ करता है, इकोलाई को यूज़ करता है और लाइटिक साइकिल को यूज़ करता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, जो वेक्टर होता है, जो होस्ट होता है, उसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है. इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, M13 बैक्टीरियोफाज. जो फास्ट डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इन्फेक्ट करता है सिर्फ F पॉजिटिव सेल्स को. इसके अंदर 6402 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. Lackger gene using which transformates can be screen is introduced into a non-coding region of M13. तो ये आप बैक्टीरियोफाज के बारे में याद रखना. उसके बाद हम यहाँ पे बात करें कोस्मिड और फाइजमिड्स की. ये क्या है, फीचर्स हैं दोनों किसके, प्लाज्मिड और फाज क्लोनिंग वेक्टर के. इनके अंदर ये नेचुरली नहीं होते, सर्कुलर होते हैं. डू नॉट अक्कर नेचुरली एंड ये सर्कुलर होते हैं. ओरिजिन सीक्वेंस फॉर इकोलाई, सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन हो गया. रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं. फाज ए कोस साइट्स परमिट्स पैकेजिंग इनटू ए फाज एंड इंट्रोड्यूस टू इकोलाई सेल. यूजफुल फॉर 37 to 52 kb तक क्या होता है, इसका साइज होता है. उसके बाद बात करें शटल वेक्टर की. ये क्या करता है, 2 और मोर टाइप होस्ट होते हैं उनके अंदर, कैपेबल होता है रेप्लिकेशन के लिए. ऑटोनोमसली क्या कर लेता है, रेप्लिकेशन कर लेता है, इंटीग्रेट कर लेता है होस्ट जीनोम के अंदर और रेप्लिकेट करता है व्हेन द होस्ट रेप्लिकेट्स. जब होस्ट रेप्लिकेट करेगा तो ये क्या करेगा, खुद भी रेप्लिकेट करेगा. कॉमनली यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टिंग जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर जीन्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट करते हैं, जो फायर फ्लाई होता है उसके अंदर क्या है, लूसीफेरेज जीन है, उसको हमने क्या किया, Luciferase gene into plasmid and transform agrobacterium, grow agrobacterium in large quantity and infect tobacco plants. तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया एग्रोबैक्टीरियम के अंदर. तो जो एग्रोबैक्टीरियम है उसको हमने क्या किया, ग्रो किया लार्ज क्वांटिटी के अंदर और ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा टोबैको प्लांट को. तो यहाँ पे ये याद रखना. ये यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है. ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है, ये tDNA है, ये T1 प्लाज्मिड साइट्स हैं. अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको हमने क्या किया, जो फायरफ्लाई लूसीफरेज जीन है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया. इंसर्ट करने के बाद ये यहाँ पे हमें क्या मिल गया, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया. उसके बाद हमने इसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया. ट्रांसफ़र करने के बाद ये क्या करेगा, किसको इन्फेक्ट करेगा, जो टोबैको प्लांट्स है उसको इन्फेक्ट करने लग जाएगा. यही हमने शटल वेक्टर के अंदर पढ़ा है. फिर है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. तो इसके अंदर क्या होते हैं, यीस्ट टेलोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं हर एक एंड के ऊपर. ये सेंट्रोमियर सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, ARS सीक्वेंस हैं वो प्रेजेंट होती हैं रेप्लिकेशन के लिए, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होते हैं. यूजफुल होता है क्लोनिंग वेरी लार्ज DNA अप टू 500 kb, यूजफुल फॉर वेरी लार्ज DNA फ्रेगमेंट्स. तो क्लोनिंग के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है. फिर है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ये जो यूज़फुल है क्लोनिंग अप टू 200 kb, यानी कि अगर हमें 200 kb तक क्लोनिंग करनी है तो हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को यूज़ कर सकते हैं. बट कैन बी हैंडल्ड लाइक रेगुलर बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर. यूजफुल होता है फॉर सिक्वेंसिंग लार्ज स्टेजेस ऑफ क्रोमोसोमल DNA. फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर. लाइक अदर वेक्टर्स, जो BAC है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होती हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं और सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होते हैं. फिर आता है फोस्मिड. तो ये जो फोस्मिड है बेस्ड ऑन द इकोलाई बैक्टीरियल F प्लाज्मिड, इंसर्ट करता है 40 kb फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA को, लो कॉपी नंबर इन द होस्ट, एग्जाम्पल 1 फोस्मिड. फोस्मिड है वो ऑफर करता है हायर स्टेबिलिटी देन कंपेरेबल हाई कॉपी नंबर ऑफ कोस्मिड्स. कंटेन अदर फीचर्स जैसे कि जो कि सिमिलर होते हैं प्लाज्मिड कोस्मिड सच एज ओरिजिन सीक्वेंस एंड पोलीलिंकर्स. इसके अंदर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. फिर आता है जूफेजनिया. ये क्या करता है, वायरस है जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है. ये इंट्रोड्यूस करता है फॉरेन जीन को एनिमल होस्ट सेल के अंदर लाइक मंकी सेल और इंसेक्ट्स. ये जो इसको हम यूज़ करते हैं, इट यूज़ वेक्टर सच एज SV40, यानी कि जो सिमेन 40 वायरस है इसको क्या करता है, ये यूज़ करता है एज ए वेक्टर. कंसिस्ट ऑफ डबल स्टैंड सर्कुलर DNA, जिसको हम यूज़ करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉरेन जीन को मंकी सेल के अंदर. फिर आता है रेट्रोवायरस.
ये भी क्या करता है, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करता है मेमेलियन सेल के अंदर। बकुलो वायरस क्या करता है, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करता है इंसेक्ट सेल के अंदर। फिर आता है फाइटोफिजेनिया, ये क्या करता है, वायरस है जो कि प्लांट्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है और इसको हम यूज़ करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉरेन डीएनए को प्लांट्स के अंदर फॉर एक्सप्रेशन। कौन सा है, टमाटो गोल्डन मोजाइक वायरस और कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। अब यहाँ पे जो वेक्टर टाइप हमने पढ़े उनका साइज हम देखें तो बैक्टीरियोफाज का होता है 10 से 20 kb, कोस्मिड और फोस्मिड का है 30 to 50 kb, बैक का है 100 to 20 kb और येक का है 1000 kb। थर्ड स्टेप है रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये हमने पढ़ा रिकम्बिनेंट डीएनए का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जनरेट करता है कोहेसिव हैंड को, फिर हम टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करते हैं, जनरेट करता है कोहेसिव एंड को डिजायर्ड जीन के, और जो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करता है, कट करता है वेक्टर को। देन जो वेक्टर है वो क्या करता है, इसको मैं आपको वैसे समझा देती हूँ, ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको। हमने दो वेक्टर ले लिए, हमने दो कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लिए, यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डाल लिया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इनके अंदर कट लगा दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, डिजायर्ड जीन मिल गया हमें। फिर हमने लाइगेज एंजाइम लिया, फिर हमने दोनों को क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया, उससे हमें रिकम्बिनेंट डीएनए मिल गया। वो हमारा क्या है, जो हमें मिला वो हमारा क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था। उसके बाद हमने क्या किया, उसको आगे इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट सेल के अंदर। अब जो ये होस्ट सेल है उससे क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्म सेल बनाएंगे, क्लोनिंग होगी, फिर हम वहाँ से क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। द एंड ऑफ 2 डीएनए कैन बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज एट टेम्परेचर। टेम्परेचर याद रखना 4 से 11 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि रिक्वायर होता है 12 से 24 घंटे के लिए। फिर आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरेटिंग ब्लंट एंड, वही सेम मैंने पढ़ाया था, ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइगेज को यूज़ करते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ एक अलग पॉइंट्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन एंड वेक्टर हैविंग ब्लंट एंड कैन बी ब्रोट अबाउट बाय यूजिंग ए कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए लाइगेज देन दैट ऑफ लाइगेशन कोहेसिव एंड। इट इज़ द T4 DNA polymerase that employed rather than E. coli DNA ligase to join blunt end। यहाँ पे हम किसको यूज़ कर रहे हैं, T4 DNA ligase को यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है होमोपोलीमर टेलिंग by using restriction endonuclease। If blunt end are generated then the homopolymer techniques is useful for inserting the DNA gene into vector। It use terminal deoxynucleotide transferase। अगर ब्लंट एंड प्रोड्यूस्ड होते हैं तो यहाँ पे जो होमोपोलीमर टेक्निक है उसको हम क्या करते हैं, यूज़फुल मानते हैं, किसको इंसर्ट करने के लिए, डिज़ायर्ड जीन को वेक्टर के अंदर। ये क्या करता है, यूज़ करता है टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज को। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं होमोपोलीमर टेल की। तो यहाँ पे हमने जब होमोपोलीमर टेल को सिंथेसाइज कर लिया, ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से कंप्लीट देख सकते हो। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, ये हमारे क्या है, वेक्टर है, और ये हमारी यहाँ पे क्या है, इंसर्ट डीएनए है, जो कि हमने यहाँ पे टेल प्रोड्यूस्ड की है। उसको हमने क्या क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके अंदर हमें क्या मिला, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताया गया है। यानी कि जो होमोपोलीमर टेलिंग है उसको हम क्या करते हैं, जब ब्लंट एंड प्रोड्यूस्ड होते हैं तो उसको इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा, यहाँ पे ये रिपेयर का स्टेप है। अगर यहाँ पे निक्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर कर लेते हैं। क्लीनअप पॉलीमरेज क्या करता है, जो निक हैं उनको क्या कर देगा, यहाँ पे रिपेयर कर देगा। फिर हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस स्टेप मिल जाएगा। यानी कि अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे ये इसको रिपेयर करके कॉन्टिन्यूस स्टेप यहाँ पे परफॉर्म कर देता है। फिर है लिंकर और अडेप्टर। इट इज़ अनदर टेक्निक टू कन्वर्ट ब्लंट एंड टू कोहेसिव एंड। यानी कि ये क्या है, एक अनदर टेक्निक है जिसके थ्रू हम ब्लंट एंड को कन्वर्ट करते हैं कोहेसिव एंड के लिए। लिंकर है वो क्या है, सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, हैविंग प्री डिटरमाइंड रिकॉग्निशन एंड क्लीवेज साइट्स फॉर पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट जनरेट कोहेसिव एंड ऑन कटिंग। जो लिंकर है वो क्या है, एक सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जिसके पास प्री डिटरमाइंड रिकॉग्निशन और क्लीवेज साइट प्रेजेंट होती हैं फॉर पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जनरेट करता है कोहेसिव एंड्स ऑन कटिंग। लिंकर है वो क्या करता है, ब्लंट एंड ऑन बोथ साइड। फर्स्ट दे आर फॉस्फोराइलेटिंग यूजिंग
phosphopolynucleotide kinase and then ligated to the blunt end DNA fragment using T1 DNA ligase। सबसे पहले ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, किसको यूज़ करके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज को यूज़ करके। उसके बाद ये क्या करेगा, लाइगेट करेगा ब्लंट एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स को, किसको यूज़ करके, T1 डीएनए लाइगेज को यूज़ करके। नाउ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज ट्रीटेड विद द पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरेटिंग द स्टिकी कोहेसिव एंड देन इट कैन बी लाइगेटेड। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, लाइगेट कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या है, डीएनए है और ये हमारे क्या है, लिंकर मॉलिक्यूल है। तो इनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इको R1 आया, यहाँ पे क्या हुए, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस्ड हो गए। इसको हमने क्या किया, जो वेक्टर था इसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड कर गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, रिकम्बिनेंट मिल गया। तो ये हमें यहाँ पे बताया गया है। ये हमारा सेम है, वही फॉरेन डीएनए है, लिंकर है और एक अडेप्टर का केस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अडेप्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ पे हम लिंकर को कर देंगे। कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस्ड हुए, उसके बाद हमने डीएनए लाइगेज लेके आए, हमने इनको क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो हमें यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए मिल गया। फिर है यहाँ पे इनकम्पेटेबल कोहेसिव एंड्स जनरेटेड बाय यूज ऑफ डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो यहाँ पे इफ बोथ डिजायर्ड जीन एंड वेक्टर आर क्लीव्ड विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू जनरेट कोहेसिव एंड्स इनकम्पेटिबल द पेयरिंग ऑफ द बेसिस विल नॉट अक्कर। तो यहाँ पे अगर हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्लीव करेगा और जो कोहेसिव एंड्स है वो इनकम्पेटिबल होंगे, तो यहाँ पे जो पेयरिंग है वो क्या नहीं होगी, बेसिस की नहीं होगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोहेसिव एंड्स को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लंट एंड के अंदर इन 2 वेज। The protruding end of the overhanging may be removed using S1 nuclease enzyme। अगर जो प्रोट्रूडिंग एंड है उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, किसको यूज़ करके, S1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ करके। या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सिंगल स्टैंड है उनको हम फिल कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू द ओवरहैंग यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये हमें यहाँ पे बताया गया है। 4th स्टेप है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं rDNA का होस्ट सेल के अंदर। तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। ये क्या है, नेचुरल मेथड्स हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न को, इंजेक्शन, जीन गन एंड माइक्रो इंजेक्शन को। इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम बात करें रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल के अंदर थ्रू द पिलाई, यानी कि कॉन्जुगेशन ट्यूब के अंदर। ट्रांसडक्शन के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, हम बैक्टीरियोफाज का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल तक हम क्या करते हैं, जो डीएनए है उसको हम इंट्रोड्यूस्ड करते हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपटेक करते हैं नेक डीएनए मॉलिक्यूल का फ्रॉम रिमेन्स ऑफ वन बैक्टीरियम बाई अनदर बैक्टीरियम। तो यहाँ पे क्या होगा, अपटेक होगा नेक डीएनए मॉलिक्यूल्स का। अब जो ट्रांसडक्शन है वो 2 टाइप का होता है, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। सबसे पहले हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, तो यहाँ पे होता क्या है, सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ जेनेरा स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, हीमोफिलस, निजेरिया एंड राइजोबियम आर एबल टू टेक अप द डीएनए फ्रेगमेंट स्पॉन्टेनियसली अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। कौन कौन सी बैक्टीरियल स्पीसीज हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, हीमोफिलस, निजेरिया और राइजोबियम। ये क्या है, एबल हैं, ये क्या कर सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्पॉन्टेनियसली अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। इन सम स्पीसीज जैसे कि इकोलाई सक्सेस रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज लो। जो इकोलाई का सक्सेस रेट है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो क्या है, लो है। सच सेल्स आर केमिकली ट्रीटेड टू एनहांस द एबिलिटी टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। कुछ एक सेल्स को हम क्या करते हैं, केमिकली ट्रीट करते हैं, किसको एनहांस करने के लिए, एबिलिटी टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। सच ट्रीटेड सेल आर सेड टू बी कॉम्पिटेंट। ये जो ट्रीटेड सेल्स हैं ये क्या होती हैं, कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं। जो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं इनको हम प्रिपेयर करते हैं बाय ट्रीटिंग विद 50 mm कैल्शियम क्लोराइड आइस कोल्ड सॉल्यूशन। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हीट शॉक करते हैं, रेजिंग द टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस टू मेक द मूवमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द कॉम्पिटेंट सेल। इसके बाद हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो डोनर बैक्टीरिया है वो क्या हो गया, डाइड हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम ए डेड बैक्टीरियम, यहाँ से हमने क्या ले लिए, फ्रेगमेंट्स ले लिए। ठीक है। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको
हमने क्या कर दिया, जो हमारा रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके अंदर हमने इसको क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड कर दिया। ए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम द डेड डोनर बैक्टीरियम बाइंड टू डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ऑन द सेल वॉल ऑफ ए कंपिटेंट लिविंग रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ये जो हमारा है ये क्या है, लिविंग है, ये हमारा डेड है। अब ये जो डेड बैक्टीरिया है इसका जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड कर दिया। उसके बाद जो ये रिक ए प्रोटीन है ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा जेनेटिक एक्सचेंज को बिटवीन ए फ्रेगमेंट ऑफ द डोनर डीएनए एंड द रेसिपिएंट डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे रिक ए प्रोटीन के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, जो डोनर डीएनए है वो क्या हो जाएगा, रेसिपिएंट के साथ आके बाइंड हो जाएगा। जब ये बाइंड हो जाएगा तो जो एक्सचेंज है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। याद रखना क्या हुआ, सबसे पहले जो डोनर डीएनए है वो डाई हो गया और वो डिग्रेड हो गया। वहाँ से हमें क्या मिले, वहाँ से हमें जो डेड बैक्टीरिया है उसके फ्रेगमेंट्स मिल गए, डेड बैक्टीरिया के डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल गए। उसके बाद यहाँ पे रिक ए प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसके थ्रू क्या हुआ, सबसे पहले तो क्या हुआ, जो ये डेड बैक्टीरिया के जो पार्ट थे ये क्या हुए, यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हो गए रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो रिक ए प्रोटीन है उसने क्या कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया जेनेटिक एक्सचेंज, डोनर डीएनए रेसिपिएंट डीएनए के साथ क्या हो गया, इंट्रोड्यूस्ड हो गया और जो एक्सचेंज है हमारा वो कंप्लीट हो गया। ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को किसने दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था एंड 1928 में दिया था। फिर उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये उन्होंने बताया था। फिर हमारे यहाँ पे आता है ट्रांसडक्शन क्या होता है। तो ट्रांसडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरियोफाज को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज हम क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अब जो बैक्टीरियोफाज है उसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये है हेड या फिर कैप्सिड, इसको हम बोल सकते हैं। ये इसका टेल है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल शीट्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल शीट्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। ये टेल फाइबर है और ये इसकी बेस प्लेट है। ये क्या है, बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। याद रखना डी हार्ले और टी वोर्ट ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। फिर हम यहाँ पे बात करें, दो टाइप के ट्रांसडक्शन होते हैं, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड की बात करें तो जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय ए लाइटिक बैक्टीरियोफाज। यानी कि लाइटिक बैक्टीरियोफाज के हम थ्रू क्या करेंगे, हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक। दैट इज नाउ कैरिंग डोनर बैक्टीरियल डीएनए ड्यू टू एन एरर इन मैच्योरेशन ड्यूरिंग द लाइटिक लाइफ साइकिल। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है, यहाँ पे भी हम डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर बाय ए टेम्परेट बैक्टीरियोफाज। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं। दैट इज नाउ कैरिंग डोनर बैक्टीरियल डीएनए ड्यू टू एन एरर इन स्पॉन्टेनियस इंडक्शन ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक लाइटिक साइकिल। यहाँ पे याद रखना जनरलाइज्ड के अंदर हम किसको यूज़ कर रहे हैं, लाइटिक बैक्टीरियोफाज को। स्पेशलाइज्ड के अंदर हम करेंगे टेम्परेट बैक्टीरियोफाज को। फिर जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अंदर 7 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो लाइटिक बैक्टीरियोफाज है वो क्या करेगा, एडजॉर्ब होगा टू ए जो होस्ट की जो बॉडी है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो इंसर्ट कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अडहेरेंस शो कर लेगा अपने। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये जो बैक्टीरियोफाज यहाँ पे होस्ट के बैक्टीरिया के साथ अटैच हुआ है, होस्ट की सेल के साथ अटैच हुआ है, ये अपने डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट करने के बाद क्या करेगा, ये अपनी यहाँ पे असेंबली बनाएगा, यानी कि यहाँ पे इसने क्या बना ली, कॉपीज़ बना ली। बहुत सारी कॉपी बनाने के बाद, असेंबली बनाने के बाद जो बैक्टीरियोफाज हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। रिलीज़ होने के बाद ये क्या करेंगे, अब जब ये रिलीज़ हो गए तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गई, ये हमारी यहाँ पे हो गई लाइटिक साइकिल। ठीक है, अब ये जो रिलीज़ हुए हैं ये क्या हैं, ये व्रियोन्स होते हैं। व्रियोन्स क्या हैं, फुल पार्टिकल्स होते हैं, होल पार्टिकल्स हैं, जिनके पास क्या है, कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं उनको, जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इनके पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो बैक्टीरियोफाज है ये क्या करेगा, कैरी करेगा डोनर बैक्टीरियम डीएनए को और एडजॉर्ब कर जाएगा रेसिपिएंट बैक्टीरियम के ऊपर। फिर क्या होगा,
फिर ये जो बैक्टीरियोफाज है ये इंसर्ट कर देगा डोनर बैक्टीरिया को डीएनए के अंदर इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, और फिर ये जो डोनर बैक्टीरियम है ये जो अपना डीएनए है उसको क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा फॉर सम ऑफ द रेसिपिएंट डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे याद रखना क्या पढ़ा हमने पढ़ा सबसे पहले बैक्टीरिया होस्ट की सेल के ऊपर आके एडजॉर्ब कर गया, उसने अपना डीएनए इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसके बाद उसने वहाँ पे असेंबली की, असेंबली करने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उसकी मल्टीपल सेल्स बनी, फिर वहाँ पे वो क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होने के बाद वहाँ पे विरियोन्स क्या हुए, रिलीज़ हुए। जो विरियोन्स हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है वो किसी और को भी क्या कर सकते हैं, वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान सकते हैं अब ये जो विरियोन्स है वो किसी दूसरी सेल के ऊपर आके एडजॉर्ब कर गया, उसने क्या किया, अपने यहाँ पे जो डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो डीएनए है वो क्या हो गया, यहाँ पे रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ क्या कर गया, ये इंट्रोड्यूस्ड कर गया। तो ये हम यहाँ पे मान सकते हैं, ये हमारा होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। फिर हमारे यहाँ पे आता है 6 स्टेप इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो जो टेम्परेट बैक्टीरियोफाज है वो क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर और अपना जो जीनोम है उसको क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट करने के बाद ये जो बैक्टीरियोफाज है, जो इसका जो जीनोम है बैक्टीरियोफाज का, वो क्या कर जाएगा, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके साथ क्या कर जाएगा, इंसर्ट कर जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोफाज। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोलेगा, ओकेजनली ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस इंडक्शन ए स्मॉल पीस ऑफ द डोनर बैक्टीरियम डीएनए इज पिक्ड अप एज पार्ट ऑफ द फाज जीनोम इन प्लेस ऑफ सम ऑफ द फाज डीएनए विच रिमेन इन द बैक्टीरियम न्यूक्लियोइड। अब यहाँ पे ये क्या है, पोर्शन है डोनर बैक्टीरियम न्यूक्लियोटाइड का, और ये किसका है, फाज डीएनए का। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट न्यूक्लियोइड बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो बैक्टीरियोफाज है ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, ये अपनी कॉपीज बनाएगा। एवरी फाज नाउ कैरी दैट सेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। अब हर एक फाज के अंदर ये जो बैक्टीरियल डीएनए है इसका क्या है, यहाँ पे हर एक फाज के अंदर परसेंट है, क्या क्या है, पोर्शन ऑफ डोनर बैक्टीरियम न्यूक्लियोटाइड, और फाज डीएनए क्या है, हर एक फाज के अंदर परसेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप के अंदर ये जो बैक्टीरियोफाज है जो एडजॉर्ब हुआ था रेसिपिएंट बैक्टीरिया की, ये क्या कर देगा, अपना जीनोम इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या करेगा, जीनोम कैरिंग द डोनर बैक्टीरियल डीएनए इंसर्ट इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरियम न्यूक्लियोटाइड, ये क्या करेगा, इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप इतना याद रखना कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, सबसे पहले याद रखना टेम्परेट बैक्टीरियोफाज को यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरिया की सेल के सरफेस के ऊपर वो आके क्या हो गया, अटैच हो गया, उसने अपना जो डीएनए है वो इंजेक्ट कर दिया, उसने उसके साथ क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, वो क्या बन गया, प्रोफाज बन गया। प्रोफाज बनने के बाद यहाँ पे स्मॉल पीस रह गया जो कि सभी बैक्टीरियोफाज के अंदर आ गया, उसने अपनी क्या कर ली, असेंबली कर ली। असेंबली करने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ पे अपनी कॉपीज़ बना लेगा, फिर उसके बाद वही चीज़ें होंगी वो क्या करेगा, लाइसिस कर देगा, वो रिलीज़ हो जाएंगे, वही सेम वहाँ पे चलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं। फिर आता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन क्या है, एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम लिविंग डोनर बैक्टीरियम टू ए रेसिपिएंट बैक्टीरियम। इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर सेक्स पाइलस, 3 टाइप की होती हैं, एफ कॉन्जुगेशन, HFR कॉन्जुगेशन और रेजिस्टेंट प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन। एफ प्लस कॉन्जुगेशन क्या होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन विच देयर इज ट्रांसफर ऑफ एन F प्लस प्लाज्मिड बट नॉट क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम ए मेल डोनर बैक्टीरियम टू ए फीमेल रेसिपिएंट बैक्टीरियम। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है F प्लस प्लाज्मिड का, बट नॉट क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए का ट्रांसफ़र नहीं होता मेल डोनर बैक्टीरियम टू ए फीमेल रेसिपिएंट बैक्टीरियम। इसके अंदर सेक्स पाइलस इन्वॉल्व होती हैं। अदर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियम, जैसे कि इनके अंदर क्या होते हैं, ये कोड करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मे ऑल्सो भी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो F प्लस मेल है उसके पास क्या है, F प्लस कोडिंग
F plus plasmid coding for a sex pilus and can severe as a genetic donor। ये क्या है, F plus मेल है, इसके अंदर F plus प्लाज्मिड है और सेक्स पाइलस प्रेजेंट है। ये क्या है, रेसिपिएंट न्यूक्लियोइड है जो कि F माइनस फीमेल है, ये क्या है, रेसिपिएंट है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों अटैच हो गए सेक्स पाइलस की हेल्प से, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो F प्लस प्लाज्मिड है, इसका जो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेक होने लग गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जो स्टैंड है ये ट्रांसफ़र हो गया फीमेल के अंदर। ये क्या हुआ, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जो सेक्स पाइलस है जो यहाँ पे बनी है, एक ब्रिज इसके थ्रू क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि अब ये जो एक स्टैंड था हमारा, ये यहाँ पे ब्रेक होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था, ठीक है। जब ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो ये अब क्या कर गया, ये ब्रेक हुआ, तो अब ये जो स्टैंड है ये क्या कर गया, इस सेक्स पाइलस के थ्रू, यानी कि इस पाइलस के थ्रू ये एंटर कर गया इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर जो कि फीमेल था, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये इसके अंदर एंटर कर गया, तो ये जो दोनों जो बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए, उनके अंदर क्या है, अब F प्लस प्लाज्मिड प्रेजेंट है और ये दोनों ही क्या बन गए, ये दोनों F प्लस मेल्स हो गए जो कि कैपेबल हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सेक्स पाइलस, यानी कि अब ये दोनों क्या कर सकते हैं, सेक्स पाइलस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर वाज नो ट्रांसफर ऑफ DNA क्रोमोसोमल donor chromosomal DNA, although other plasmid the donor bacterium carries may also be transferred during F plus conjugation। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास F प्लस मेल था जो कि डोनर है, F माइनस फीमेल है जो कि रेसिपिएंट है। F प्लस मेल के अंदर F प्लस प्लाज्मिड है और सेक्स पाइलस है। ये जो F प्लस प्लाज्मिड है, इसका जो एक स्टैंड है वो ब्रेक होना क्या हो गया, शुरू हो गया, और थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब या फिर सेक्स पाइलस वो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया फीमेल के अंदर। अब वो दोनों क्या बन गए, F प्लस प्लाज्मिड हो गए, और वो दोनों क्या हैं, कैपेबल हैं सेक्स पाइलस को प्रोड्यूस करने के लिए। ये हमारे यहाँ पे क्या था, F प्लस कॉन्जुगेशन है। उसके बाद है HFR कॉन्जुगेशन। तो जो HFR कॉन्जुगेशन है उसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोमल DNA from a male donor bacterium are transferred to a female recipient bacterium following insertion of an F plus plasmid into the nucleus of the donor bacterium involves a conjugation pilus। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फ्रेगमेंट्स है क्रोमोसोमल DNA के, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम ए मेल डोनर टू ए फीमेल रेसिपिएंट बैक्टीरियम, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे F प्लस प्लाज्मिड का इनटू द न्यूक्लियोइड ऑफ द डोनर बैक्टीरियम, जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी, सेक्स पाइलस की होगी। ये हमारे पास क्या है, मेल डोनर है जिसके पास सेम वही F प्लस प्लाज्मिड है। ये हमारे पास क्या है, दूसरा HFR मेल डोनर है जिसके पास हमने क्या कर दिया, जो F प्लस प्लाज्मिड है उसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ये इसके पास क्या थी, सेक्स पाइलस प्रेजेंट थी। जो F प्लाज्मिड है उसको हमने इंसर्ट कर दिया डोनर बैक्टीरियम के अंदर, डोनर बैक्टीरियम न्यूक्लियोइड के अंदर, और इसको क्या बना दिया हमने, HFR मेल बना दिया, ठीक है। ये याद रखना, ये हमारे पास क्या था, एक मेल डोनर था जिसके पास F प्लस प्लाज्मिड है। यहाँ से हमने क्या किया, जो F प्लस प्लाज्मिड है उसको हमने किसके अंदर कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड डोनर बैक्टीरियम न्यूक्लियोइड के अंदर कर दिया, और वो क्या बन गया, यहाँ पे HFR मेल बन गया। अब ये जो यहाँ पे हमने HFR मेल बनाया है, जो सेक्स पाइलस है वो अडेयर टू एन F फीमेल रेसिपिएंट, वन डोनर DNA स्टैंड ब्रेक इन द मिडल ऑफ द इंसर्टेड F प्लस प्लाज्मिड। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्टैंड से, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ एक स्टैंड का, ये हमारे पास क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एक स्टैंड है वही सेम कॉन्जुगेशन पाइलस या फिर सेक्स पाइलस के थ्रू क्या हुआ, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर गया। ये क्या हुआ, यहाँ पे एंटर कर गया बाया कॉन्जुगेशन ट्यूब। The sex pilus retracts and a bridge formed between the two bacteria. One donor DNA strand begin to enter the recipient bacterium. The two cells break apart easily, so the only a portion of the donor DNA strand is usually transferred to the recipient bacterium. तो यहाँ पे जो पोर्शन है डोनर डीएनए स्टैंड का, वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया रेसिपिएंट बैक्टीरियम के अंदर। उसके बाद जो डोनर बैक्टीरिया है वो क्या बना लेगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज बना लेगा ऑफ द remaining DNA strand and remain an HFR male. The recipient bacterium make a complement strand of the transferred donor DNA. तो जो recipient
बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड बना लेगा ट्रांसफर डोनर डीएनए के। ये हमें यहाँ पे बताया गया है एचएफआर कॉन्जुगेशन के अंदर। फिर यहाँ पे क्या हुआ एचएफआर कॉन्जुगेशन के अंदर, जब इसने ये क्या बना लिए अपने यहाँ पे कॉपीज़ बना ली, उसके बाद ये क्या कर जाएगा, इसके अंदर इंटीग्रेट कर जाएगा। डोनर डीएनए फ्रेगमेंट ये क्या कर जाएगा, अंडरगोज जेनेटिक एक्सचेंज विद द रेसिपिएंट बैक्टीरियम डीएनए सिंस देयर वाज ट्रांसफर ऑफ सम क्रोमोसोमल डीएनए बट नॉट यूजुअली नॉट ए कंप्लीट F प्लस प्लाज्मिड, द रेसिपिएंट बैक्टीरिया यूजुअली रिमेन्स F नेगेटिव। जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है वो हमेशा क्या रहेगा, F नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक मेल डोनर था जिसके पास F प्लस प्लाज्मिड था, उसको हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड कर दिया, F प्लस प्लाज्मिड को HFR मेल डोनर बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो HFR मेल डोनर था उसके पास 2 स्टैंड्स थे, एक स्टैंड वहाँ से ब्रेक हुआ और वो किसके अंदर एंटर कर गया, वो कर गया रेसिपिएंट के अंदर, फीमेल के अंदर। ठीक है, फिर जब वो इसके अंदर एंटर कर गया तो उसने क्या कर दिया, अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू किया, और जब कॉपीज़ बना ली तो वो क्या कर गया, इंटीग्रेट कर गया फीमेल के साथ। फिर वहाँ पे क्या रहा, ये बन गया हमारे पास F नेगेटिव। ये क्या था, HFR कॉन्जुगेशन। फिर है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन। ये क्या है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन है जिनके अंदर हम क्या करते हैं, R प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम ए मेल डोनर टू ए फीमेल रेसिपिएंट बैक्टीरिया। इसके अंदर भी क्या इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्जुगेशन पाइलस इन्वॉल्व होती हैं। वही सेम हमारे पास क्या है, R प्लाज्मिड है, सेक्स पाइलस है, डोनर न्यूक्लियोइड है, ये रेसिपिएंट न्यूक्लियोइड है हमारे पास। इसके अंदर जो बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या है, R प्लाज्मिड प्रेजेंट है। इसके अंदर इज मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड करंट प्रोड्यूस्ड ए सेक्स पाइलस। ठीक है, फिर यहाँ पे वही सेम हुआ, क्या हुआ, ये दोनों सेक्स पाइलस के थ्रू क्या हो गए, जुड़ गए, और यहाँ पे जो R प्लाज्मिड है उसकी ब्रेकेज होने लगी एक स्टैंड की, और जो R प्लाज्मिड का एक स्टैंड है वो फीमेल के अंदर एंटर कर गया। अब वो फीमेल के अंदर जाके क्या कर गया, अपनी जो कॉपीज़ हैं उनको बनाने लग गया। फिर वो क्या कर जाएगा, वो इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा। वही सेम यहाँ पे प्रोसेस रहने वाली है। बोथ बैक्टीरिया मेक ए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ द R प्लाज्मिड एंड बोथ आर नाउ मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सेक्स पाइलस। अब ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ R प्लाज्मिड को बनाएंगे और ये क्या करेंगे, मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए कैपेबल हो गए और प्रोड्यूस करेंगे सेक्स पाइलस को। ये यहाँ पे बोला गया है कॉन्जुगेशन के अंदर। अब हम बात करें आर्टिफिशियल मेथड्स, तो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की होती हैं, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर क्या होंगे, पोर्स होंगे। पोर्स के थ्रू हम यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये क्या बन जाएगी, कॉम्पिटेंट सेल बन जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, जब ये इसके अंदर हम क्या कर देंगे, हाई वोल्टेज के थ्रू हम क्या कर देंगे, जो डीएनए वगैरह है उसको जब हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, जो डीएनए है वो दूसरे सोर्स से आ गया। फिर यहाँ पे जो नई सेल है, सेल सिंथेसाइज न्यू वॉल, तो जो सेल है वो क्या कर देगी, अपने ऊपर नई वॉल को सिंथेसाइज कर लेगी, वो क्या हो जाएगी, रिकम्बिनेंट सेल हो जाएगी। इलेक्ट्रोपोरेशन होता क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन यही होता है, जैसे हमारे पास एक सेल है उसके ऊपर हमने क्या की, पोर्स हैं उसके अंदर हाई वोल्टेज फील्ड को अप्लाई कर दिया। उसके थ्रू क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर पोर्स हो गए। उन पोर्स के थ्रू हमने क्या कर दिया, जो जेनेटिक मटेरियल हमें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है वो हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन होता है। इसको हम प्लांट्स के केस में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जब हम इस डीएनए को यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो फिर यहाँ पे ये जो सेल है जिसके अंदर पोर्स हुए थे, इलेक्ट्रोपोरेशन हमने की थी, ये अपनी नई सेल वॉल को क्या कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है। ये होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। फिर आता है यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारे पास सेल्स हैं, ये क्या है, सेल हैं, तो यहाँ पे हम जो एंजाइम्स हैं उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे सेल वॉल से। ठीक है, फिर हम यहाँ पे किसका इंसर्शन करेंगे, PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूज़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूज़न हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, फ्यूज़ प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो फ्यूज़ प्रोटोप्लास्ट हैं ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, रिकम्बिनेंट सेल बना लेंगे। फिर उसके बाद जो सेल है वो सिंथेसाइज करेंगे न्यू वॉल को, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, न्यू वॉल हमें मिल जाएगी। ये होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। याद रखना कौन से केमिकल को यूज़ कर रहे हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को। फिर आता है जीन गन मेथड। जीन गन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ये कोई सेल है, ये हमारे पास क्या होती है, गन होती है। इसके अंदर हम हाई
वोल्टेज या फिर हाई कैपेसिटी से हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए होता है इस सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जीन गन मेथड बोलते हैं। फिर है माइक्रो प्रोजेक्शन। तो माइक्रो प्रोजेक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये माइक्रो प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, माइक्रो प्रोजेक्शन मेथड है। ये हमारी माइक्रो प्रोजेक्शन ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। अब ये क्या है, ये यहाँ पे टारगेट सेल न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमें क्या करना है, डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम डीएनए को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम माइक्रो प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं। फिर है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफॉर्म सेल, जैसे कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक हैवी मेटल, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोसिन्स, एंटेरोटॉक्सिन्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेटाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, शुगर्स, हीमोग्लोबिन, या फिर इंडक्शन ऑफ प्लांट ट्यूमर्स। ये हमें यहाँ पे बताया गया है। बैक्टीरियल सेल ले ली हमने, जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, दोनों को हमने क्या कर दिया था, लाइगेट कर दिया, हमें क्या मिला, रिकम्बिनेंट मिला था। फिर उसके बाद हमने उसको होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया, फिर हमने उसको क्या कर दिया, कल्चर बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि हमें उससे क्या करना है, कल्चर बैक्टीरिया हमें प्रोड्यूस करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे प्लाज्मिड को और जीन को बैक्टीरिया के अंदर, फिर हम उसको क्या कर लेंगे, कल्चर कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे हार्वेस्ट करेंगे जीन की कॉपीज़ टू इंसर्ट इनटू प्लांट और एनिमल्स। फिर इसको हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे प्लांट और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हार्वेस्ट करेंगे प्रोटीन्स कोडेड बाय जीन्स। फिर यहाँ पे हमें क्या प्रोड्यूस कर लेंगे, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इनको कर लेंगे। और जो अनडिजायरेबल फिनोटिपिक ट्रेट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। और जो बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन होंगे उनको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। एप्लीकेशंस क्या हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी की, इन्वायरमेंट के अंदर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव नेवर बीन ग्रोन इन ए लेबोरेटरी, साइंटिस्ट नो देम ओनली by their DNA fingerprints. Allow identification of over 500 species of bacteria from human mouths. Determine that methane producing are क्या, are a problem in rice culture. यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इसके थ्रू आइसोलेट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल और थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हो गया, वैक्सीन्स के लिए हो गया, हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जेनेटिक स्क्रीनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। फिर है यहाँ पे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के अंदर विटामिन B12 को इंट्रोड्यूस किया था, जिससे वो क्या हो गए थे, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो गए थे। फिर एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन को प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि जीन थेरेपी हो गया, एंटीवायरल थेरेपी हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, इन सब में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन के अंदर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया था थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। कब किया था, 1982 के अंदर किया था। ह्यूमन इंसुलिन जीन है इंसर्ट किया था बैक्टीरिया के अंदर, जो कि था इकोलाई। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो याद रखना किसको प्रोड्यूस किया था, इंसुलिन को किया था, 1982 में किया था, जो कि क्योर करता है डायबिटीज़ की डिजीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये प्रोडक्शन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं हम, जो फोलिसिटिज्म इंजेक्शंस हैं उसकी प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि FSH हार्मोन्स जिसके अंदर होता है, इनफर्टिलिटी को ये क्या करता है, ट्रीट करता है। तो इसकी बहुत सारी क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर हम बात करें एडवांटेजेस की, ये क्या होता है, चीप होता है, नेचुरल इनहिबिटर्स, रेजिस्टेंट होता है नेचुरल इनहिबिटर्स के, अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल और ऑर्गेनिक फैक्टर्स की नीड नहीं होती है। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।